हाय एवरीवन, सो लेट्स सी ग्लोकोमा। सो ग्लोकोमा में डेफिनेशन में हमें तीन चीज़ बेसिकली याद रखना है। फर्स्ट कि ऑप्टिक न्यूरोपैथी का डिसीज होता है। ऑप्टिक न्यूरोपैथी मतलब ऑप्टिक नर्व। तो तीन चीज़ हमारे दिमाग में आना चाहिए ग्लोकोमा होता है तो रेटिना की तरफ हमें ऑप्टिक नर्व दिखना चाहिए। कॉज बाय इंक्रीज इन इंट्राओक्युलर प्रेशर, यानी कि एक्वस ह्यूमर जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है या तो ड्रेन नहीं हो रहा है, इस वजह से इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारा ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो रहा है। और क्या करता है, रिजल्टिंग इन इरिवर्सिबल लॉस ऑफ द विजुअल फील्ड। सो पर्सन है उसको कम दिख रहा है, लाइक टनल की तरह विजन हो गया। तो तीन क्या चीज़ हमें दिखना चाहिए अगर ग्लोकोमा है तो? फर्स्ट की एक्वस ह्यूमर में इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ा है, प्रेशर बढ़ने की वजह से ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो रहा है, और वो डैमेज हो रहा है तो उसकी वजह से पेशेंट को टनल विजन दिख रहा है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, डिजीज ऑफ द ऑप्टिक न्यूरोपैथी कॉज बाय इंक्रीज इंट्राओक्युलर प्रेशर रिजल्टिंग इन इरिवर्सिबल लॉस ऑफ द विजुअल फील्ड। ठीक है, दिस इज एन इरिवर्सिबल लॉस। ये एक बार गया, एक बार विजन गया गया फिर नहीं आता। तो हम लोग ग्लोकोमा को अच्छे से समझने के लिए पहले एक्वस ह्यूमर समझ लेते हैं। एक्वस ह्यूमर होता है लेंस के आगे जो भी फ्लूइड होता है, दैट्स नोन एज एक्वस ह्यूमर। एंटीरियर चेंबर में इट इज 0.25 ml एंड पोस्टीरियर चेंबर में इट इज 0.06 ml। ठीक है, अब इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, सिमिलर टू प्लाज्मा, बट इसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार, विटामिन सी, लैक्टेट एंड पाइरुवेट होता है। प्लाज्मा से ज़्यादा बाइकार, विटामिन सी, लैक्टेट और पाइरुवेट होता है एक्वस ह्यूमर में। और कम कंसंट्रेशन क्या क्या चीज़ का होता है, प्रोटीन का होता है। ये जरूरी है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी ऑफ एक्वस ह्यूमर मेंटेन करता है, प्रोटीन कम होना। देन ग्लूकोज कम होता है एक्वस ह्यूमर में प्लाज्मा से, देन सोडियम कम होता है, पोटेशियम कम होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ये सब कम होता है एक्वस ह्यूमर में। ज़्यादा क्या होता है, बाइकार, विटामिन सी, लैक्टेट, पाइरुवेट। ना फंक्शन क्या होता है, सो ये जो एक्वस ह्यूमर होता है इट एक्ट्स एज अ रिफ्रैक्टिव मीडियम। ठीक है, तो ग्लोकोमा जो है ना बेसिकली ये एक्वस ह्यूमर का ही डिजीज है। इसका क्या होता है कि इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा कि ऑप्टिक नर्व में बहुत प्रेशर पड़ेगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज टू ऑप्टिक नर्व पेशेंट को दिखना कम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग एक्वस ह्यूमर के बारे में देख रहे हैं। तो एक्वस ह्यूमर का फंक्शन होता है कि वो एक रिफ्रैक्टिव मीडियम की तरह काम करता है, आईओपी को मेंटेन करता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कॉर्निया को आगे एंड क्रिस्टलिन लेंस को पीछे। नाउ एक्वस ह्यूमर कहाँ से प्रोड्यूस होता है और कहाँ से ओवर आउटफ्लो होता है, तो प्रोड्यूस होता है पार्स प्लाकेटा ऑफ सीलियरी बॉडी को। अगर हम लोग ये डायग्राम देखेंगे तो हमें दिखेगा पिंक वाला इज आइरिस एंड दिस इज लेंस, दिस इज सीलियरी बॉडी। ये ब्लैक वाला एरो दिख रहा है, वहाँ पे एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उस वो जगह है सीलियरी बॉडी का पार्ट्स प्लाकेटा। ठीक है, और वो लेंस के थ्रू होकर के ऐसे करके जा करके आइरिस, मतलब आई एम सो सॉरी, आइरिस से होकर के जाता है, देन एंगल ऑफ एंटीरियर चेंबर में ड्रेन करता है। तो कहाँ ड्रेन करता है, एंगल ऑफ एंटीरियर चेंबर में, साइट ऑफ आउटफ्लो इसका। नाउ अगर हम लोग इसका एनाटॉमी देखेंगे तो हमें पार्ट्स पैकेट ऑफ सीलियरी बॉडी का हम लोग एनाटॉमी देख रहे हैं। बेसिकली दिस सीलियरी बॉडी, इसको यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो बीच में क्या होता है, टफ्ट ऑफ वेसल्स होते हैं जहाँ से बेसिकली प्लाज्मा से ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो करके ये बनता है ना एक्वस ह्यूमर। तो टफ्ट ऑफ ब्लड वेसल सबसे मिडिल में होते हैं, फिर एक लेयर होता है जिसको हम लोग कहते हैं पिगमेंट एपिथेलियम, और बाहर सबसे आउटर लेयर होता है उसको नॉन पिगमेंट एपिथेलियम कहते हैं। अंदर में पिगमेंट है, बाहर में नॉन पिगमेंट एपिथेलियम है, दो लेयर ऑफ एपिथेलियम होता है। तो ये कैसे बनता है एक्वस ह्यूमर, तो फर्स्ट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ये जो ब्लड वेसल से आ रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर उसके बाद जो एपिथेलियम को क्रॉस करता है दो तरीके से कर सकते हैं, एक्टिव सेक्रेशन से या फिर डिफ्यूजन से। तो एक्टिव सेक्रेशन से बाहर निकल सकते हैं या फिर डिफ्यूजन से बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से प्रोडक्शन होता है एक्वस ह्यूमर का। ठीक है, अब ड्रेनेज कैसे होगा, सो ड्रेनेज के लिए हम लोग बेसिकली इस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे ड्रेन हो रहा है, एंगल ऑफ एंटीरियर चेंबर पे आ गए हैं। ठीक है, ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर। सो आउटफ्लो पाथ ना दो होता है एक्वस ह्यूमर का। फर्स्ट इज कन्वेंशनल पाथवे जिसमें 90% ऑफ द ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर टेक प्लेस, और दूसरा होता है यूवियोस्क्लेरल पाथवे जिसमें 10% ड्रेनेज एक्वस ह्यूमर का होता है। तो कन्वेंशनल पाथवे हम लोग थोड़ा ठीक से देख लेते हैं। तो वो जो एक्वस ह्यूमर है सबसे पहले ट्रेबेक्युलर मेशवर्क को क्रॉस करता है, देन स्क्लेम कैनाल को क्रॉस करेगा, देन कलेक्टर वेसल्स आएंगे, देन एपिस्क्लेरल वेन आएगा, वहाँ से क्रॉस करके फिर ये चला जाता है। दिस इज द आउटफ्लो कन्वेंशनल पाथवे। 90% ऐसे ही आउटफ्लो होते हैं, ट्रेबेक्युलर, स्क्लेम कैनाल, देन कलेक्टर वेसल्स, एपिस्क्लेरल वेन, देन यूवियोस्क्लेरल पाथवे जिसमें 10% ड्रेनेज बस होती है, सीलियरी बॉडी टू एपिस्क्लेरल स्पेस में होता है। सो इसमें हम लोग जो ऑरेंज वाला देख रहे हैं, या ऊपर वाला जो कन्वेंशनल हम लोग देखा ना वही पाथवे, बट देन आप ब्लैक एरो में देखोगे दैट इज यूवियोस्क्लेरल पाथवे। तो ये बेसिकली यहाँ से जा करके डाइवर्ट हो गया, और डाइवर्ट होकर ट्रेबेक्युलर मेशवर्क में नहीं गया बट यूवियोस्क्लेरल पाथवे में चला गया। तो ये क्या पाथवे होता है, तो एंगल ऑफ एंटीरियर चेंबर से हो करके सीलियरी बॉडी में फिर से घुस गया एक्वस ह्यूमर, देन एपिस्क्लेरल स्पेस में गया, और फिर उसके बाद एपिस्क्लेरल वेन में फाइनली तो वहीं पे जाकर ड्रेन होना है, बट सीलियरी बॉडी से होकर के गया। ठीक है, तो ये था यूवियोस्क्लेरल पाथवे। Now let's come to the main topic, that is primary glaucoma. Primary क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यही मेन डिजीज है। दूसरे चीज़ की वजह से ग्लोकोमा अगर हो रहा है then that could be called as secondary glaucoma, but it is primary क्योंकि this is because ग्लोकोमा यही मेन डिजीज है। ठीक है, तो ये तीन तरीके का हो सकता है। दिस could be either congenital यानी बचपन से ग्लोकोमा हुआ है, उसके बाद ओपन एंगल हो सकता है, या फिर एंगल क्लोजर ग्लोकोमा हो सकता है। तीन हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग एक करके देखेंगे और फिर बस यही है इस ग्लोकोमा में। तो फर्स्ट हम लोग कंजेनाइटल देख लेते हैं। तो कंजेनाइटल में क्या होता है ना, एनिमली ऑफ एंगल ऑफ एंटीरियर चेंबर। जो एंगल ऑफ एंटीरियर चेंबर होता है वो ठीक से फॉर्म ही नहीं हुआ है, तो ट्रेबेक्युलो डिसजेनेसिस हुआ है, मतलब माल फॉर्मेशन ऑफ ट्रेबेक्युलर मेशवर्क हुआ है। क्या क्या जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, CYP1B1, LTBP2, FOXC1, MYOC, ये सारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ट्रेबेक्युलर मेशवर्क ठीक से बना नहीं होगा। इसमें हमें क्लासिकल तीन चीज़ देखने को मिलता है, वो लैक्राइमेशन, फोटोफोबिया और ब्लेफेरोस्पैज्म यानी स्पैज्म ऑफ द आईलिड। ना क्या होता है कि इंट्राक्युलर प्रेशर बढ़ता है जिसकी वजह से फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम ATPase पंप होता है कॉर्नियल एंडोथेलियम का, जिसकी वजह से कॉर्निया हाइड्रेट ज़्यादा हो जाता है। अगर कॉर्निया ज़्यादा हाइड्रेशन हो गया तो वही रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोफोबिया के लिए, ब्लेफेरोस्पैज्म और लैक्राइमेशन के लिए। ठीक है, हमें साइंस क्या बच्चे में देखने को मिलेगा, सो ये केवल ग्लोकोमा में केवल कंजेनाइटल ग्लोकोमा में देखने को मिलता है। ब्यूपथैल्मोस जो होता है ना, एनलार्जमेंट ऑफ द आईबॉल ड्यू टू इंक्रीज्ड इंट्राक्युलर प्रेशर, तो इसलिए ब्यूपथैल्मोस दिखता है। देन लार्ज एंड क्लाउडी कॉर्निया देखने को मिलेगा। हैबेस स्ट्राया यानी कि हॉरिजॉन्टल स्ट्राया ऑन द डेसमेंट मेम्ब्रेन ड्यू टू स्ट्रेचिंग देखने को मिलता है। देन डीप एंटीरियर चेंबर, लार्ज ग्लोब हो जाता है आँख का, इसलिए एंटीरियर चेंबर भी डीप हो जाता है। नाउ एंटीरियर पोस्टीरियर फ्लैट लेंस हो जाता है, स्ट्रेचिंग ऑफ द जोन्यूल्स होता है। ठीक है,
क्योंकि लेंस पूरा खिंच रहा है इस तरीके से और लेंस का सबलक्सेशन भी हो जाएगा अगर लेंस खिंच रहा है इतना, तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा 40 to 60 mm ऑफ मर्करी तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है हेजी कॉर्निया का एक न्यूबॉर्न में? पहला तो हम लोगों ने देख लिया कंजेनाइटल ग्लोकोमा, देन हम लोग स्टम्प्ड से याद कर सकते हैं स्क्लेरोकॉर्निया, बर्थ ट्रॉमा, कॉर्नियल अल्सर, म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस, पीटर्स एनामली, एंडोथेलियल डिस्ट्रॉफी और लिम्बर डेर्मोइड, ये सारे डीडी हैं हेजी कॉर्निया का न्यूबॉर्न में। ट्रीटमेंट क्या होता है? सर्जरी ऑफ ट्रेबेक्युलर मेशवर्क करेंगे बच्चे का, ट्रेबेक्युलोटोमी कर सकते हैं यानी एक मेक एन ओपनिंग इन द ट्रेबेक्युला, या फिर ट्रेबेक्युलेक्टमी कर सकते हैं यानी कट करके रिमूव कर दो ट्रेबेक्युल को। तो हमारा कंजेनाइटल ग्लोकोमा हो गया है ना, ये कंजेनाइटल डन। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं एंगल क्लोजर ग्लोकोमा पे। सो इसको हम लोग PACG भी कहते हैं, प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। एंगल क्लोज है, इस वजह से एक्वस ह्यूमर जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो इसका रिस्क फैक्टर क्या होगा? कोई एल्डरली फीमेल होती है मोर देन 65 ईयर्स, छोटा आंख वाले लोग जैसे कि हाइपरमेट्रोपिया जिनको है, और थिक एंड लेंस जिसका लेंस बहुत थिक होता है, नॉन ऑप्थेल्मोस एंड कंजेनाइटल माइक्रोकॉर्निया वाले लोगों को भी देखने को मिलता है। नाउ एंगल क्लोजर का ना 3 स्टेज होता है, ये याद रखना है। फर्स्ट इज प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट, दूसरा इज प्राइमरी एंगल क्लोजर, एंड थर्ड इज प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। फर्स्ट इज सस्पेक्ट, दूसरा इज प्राइमरी एंगल क्लोजर और तीसरा इज ग्लोकोमा। तो सस्पेक्ट में क्या होता है? कोई सिम्टम नहीं देखने को मिलता है। गोनियोस्कोप तो पेशेंट क्या प्रेजेंट करेगा? कुछ नहीं, बस गोनियोस्कोपी किया, नैरो एंगल दिखा, उनको क्या बोलेंगे कि एंगल फॉलो अप करो सस्पेक्ट वाले को। नाउ प्राइमरी एंगल क्लोजर वाले में क्या होता है कि इंटरमिटेंटली क्या होता है कि एंगल क्लोज कर जाता है, तो एपिसोड्स ऑफ पेन एंड रेडनेस आंख में आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पर जो एंगल है ना वो अपने आप खुल भी जाता है, पेन रिजॉल्व भी कर जाता है। और ये जो एपिसोड्स ऑफ पेन और रेडनेस क्यों प्रेसिपिटेट होता है? जब मिड्रियासिस होगा तो क्या होता है कि एंगल क्लोज हो जाता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर वाले फोटो में, इट्स नॉर्मल और फ्लो भी जो है वो नॉर्मल है फ्लो, ठीक है। बट सेकेंड वाले में देख सकते हैं नीचे वाले में कि इसमें हमारा क्या हुआ कि मिड्रियासिस हुआ आँख का, मिड्रियासिस होने की वजह से जो फ्लो था वो रुक गया और उस वजह से जो प्रेशर है पूरा आगे की तरफ बिल्ड हो रहा है, तो एंगल को क्लोज कर दिया आँख ने अपने ही। तो ये जो अटैक ये प्रेसिपिटेट होगा मिड्रियासिस से और रिलीव होगा मायोसिस से, ठीक है। इसका साइंस क्या मिलेगा? गोनियोस्कोपी में नैरो एंगल मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला है। और ट्रीटमेंट के लिए हम लोग प्रोफाइलैक्टिक लेजर पेरिफेरल आइरिडोटोमी कर देंगे, ND-YAG लेजर से इसका आइरिडोटोमी करेंगे, यानी एक होल बना देंगे आइरिस में, ठीक है, लेजर पेरिफेरल। ये भी हो गया, हमारा सस्पेक्ट हो गया, प्राइमरी एंगल क्लोजर हो गया। अब ग्लोकोमा पढ़ लेते हैं। ग्लोकोमा प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा जो है ना, ये 2 तरीके का होता है, एक तो अक्यूट हो सकता है, एक तो क्रॉनिक हो सकता है। तो अक्यूट क्या होता है? अक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा जो होता है ये सडन क्लोजर ऑफ द एंगल हो जाता है, प्रेसिपिटेटेड बाय मिड्रियासिस, बट नो स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन। पर देखो इसमें क्या होता है, सिंस ग्लोकोमा पूरा फुल फॉर्म है, मिड्रियासिस से प्रेसिपिटेट होगा अटैक ग्लोकोमा का, बट ये रेजोल्यूशन होगा ही नहीं इसका अपने से। तो पेशेंट क्या प्रेजेंट करेगा? सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर पेन, रेडनेस, डिक्रीज इन द विजन, वॉमिटिंग एंड हेडेक। साइंस क्या होगा देखने को मिलेगा? सो फर्स्ट इज कि कॉर्निया जो है वो पूरा हेजी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पूरा आँख जो है ना कंजस्टेड हो जाएगा, रेड हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे तो शैलो एंटीरियर चेंबर देखने को मिलेगा, एंड हमें प्यूपिल मिड डायलेटेड और फिक्स्ड रहेगा। प्यूपिल जो है मिड डायलेटेड फिक्स्ड रहेगा, शैलो एंटीरियर चेंबर रहेगा, हेजी कॉर्निया रहेगा, आँख पूरा कंजस्टेड हो जाएगा और इंट्राओक्युलर प्रेशर 60 to 70 mmHg के जितना रहेगा, स्टोनी हार्ट हो जाएगा पूरा आँख। तो एक वोक्ड स्ट्राइट होता है, वोक्ड स्ट्राइट। इसमें क्या होता है? ग्लूकोम फ्लेकिन यानी एंटीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट देखने को मिलेगा, जिसको ग्लूकोम फ्लेकिन कहते हैं। देन आइरिस का एट्रोफी हो जाएगा और प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाएगा, प्यूपिल डायलेट हो गया, आइरिस का एट्रोफी हो गया और ग्लूकोम फ्लेकिन देखने को मिला। दैट्स नोन एज अ वोक्ड स्ट्राइट, जो कि अक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट में क्या देंगे? पाइलोकार्पिन देंगे, एक मायोटिक है, मेन ड्रग हो जाएगा। पर पहले मायोटिक देने से भी पहले हम लोगों को आईओपी कम करना है। आईओपी कम करने के लिए हम लोग पहले IV मैनिटॉल दे देंगे, रैपिड रिडक्शन ऑफ द आईओपी हो जाएगा बिलो 40 mm of Fg, ताकि पाइलोकार्पिन दे सके। फिर पाइलोकार्पिन देंगे तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा प्यूपिल को और ब्रेक करेगा अक्यूट एंगल को। फिर लेजर पेरिफेरल आइरिडोटोमी कर सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए रिकरेंस ऑफ अक्यूट अटैक को, और लेजर PI प्रोफाइलैक्टिकली इन अदर आई भी कर लेंगे, ठीक है। दूसरे आँख में भी लेजर से इरिडोटोमी करेंगे। ना हम लोगों ने अक्यूट पढ़ लिया प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। क्रॉनिक देख लेते हैं। तो क्रॉनिक एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में क्या होता है? क्लोजर ऑफ एंगल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एंटीरियर साइनिकी। एंटीरियर साइनिकी क्या होता है? एडहेशन बिटवीन आइरिस एंड कॉर्निया हो जाता है एंटीरियर साइड में, तो उसकी वजह से एंगल क्लोज हो जाता है, ठीक है। अगर कॉर्निया और आइरिस अगर एडहेशन फॉर्म कर देगा तो ऑब्वियसली एंगल क्लोज हो जाएगा, तो प्रोग्रेसिव विजन लॉस होगा, शैलो एंटीरियर चेंबर हो जाएगा, आइरिस एट्रोफिक पैचेस देखने को मिलेगा। देन ऑप्टिक नर्व जो है ना वो साइंस ऑफ ग्लोकोमैटिस डैमेज दिखाएगा, यानी ऑप्टिक नर्व में डैमेज दिखना शुरू हो जाएगा और आईओपी बहुत हाई रहेगा। ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है? ट्रेबेक्युलेक्टमी करूँ। अगर नहीं ट्रीट की तो एब्सोल्यूट ग्लोकोमा हो जाएगा, पेनफुल ब्लाइंड आई। पेनफुल क्यों? क्योंकि आईओपी बहुत हाई है इसलिए पेन तो करेगा, और ब्लाइंड आई क्यों? क्योंकि नर्व डैमेज हो जाएगा इसलिए ब्लाइंड हो जाएगा पेशेंट। ना प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा में अब आ गए। सो हम लोगों ने 2 चीज़ पढ़ लिया, कंजेनाइटल पढ़ लिया एंड एंगल क्लोजर पढ़ लिया। अब लास्ट हमारा ओपन एंगल बचा है, ठीक है। तो ओपन एंगल में क्या है? तो ओपन एंगल क्यों होता है? थिनिंग या फिर स्क्लेरोसिस ऑफ ट्रेबेक्युलर मेशवर्क। ये जो ट्रेबेक्युलर मेशवर्क था उसका थिक हो जाएगा या फिर स्क्लेरोस हो जाएगा, फाइब्रोटिक हो जाएगा। तो ट्रेबेक्युलर मेशवर्क ही बेसिकली डिस्ट्रॉय हो चुका है, सोच सकते हैं। उसमें सोचो कि पूरा स्क्लेरोसिस हो गया है, यानी पूरा कुछ जम गया है ना। पोर्स ऑफ द मेश जो है वो तो स्मॉल हो जाएंगे। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या होगा? फैमिली हिस्ट्री होगी ओपन एंगल की, देन मायोपिया होगा पेशेंट को, तो डायबिटीज मेलाइटिस, नॉक्टर्नल हाइपोटेंशन और हाइपोथायरॉइड वाले पेशेंट होंगे। तो ना क्रॉनिक सिंपल ग्लोकोमा जो होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। अर्ली स्टेज में पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, इंटरमीडिएट स्टेज में नॉन स्पेसिफिक सिम्टम जैसे हेडेक और आई पेन देखने को मिलेगा। पेशेंट बहुत लेट प्रेजेंट करता है ओपन एंगल ग्लोकोमा में। उसमें क्या होता है? लॉस ऑफ फील्ड तब तक ऑलरेडी सेट इन हो जाता है पेरिफेरल फील्ड में, और इसलिए साइलेंट थीफ ऑफ साइट कहा जाता है ओपन एंगल को। इन्वेस्टिगेशन में पहले हम लोग गोनियोस्कोपी में देखेंगे कि एंगल ओपन है, ठीक है। उसमें 3 चीज़ फुलफिल होना ही चाहिए। क्या? कि इंट्राओक्युलर प्रेशर 21 से ऊपर है और डायूरेनल वेरिएशन मोर देन
8 mmHg आ रहा है। देन ऑप्टिक डिस्क जो है ना, पहले तो इंट्राओक्युलर प्रेशर हुआ, फिर पीछे नर्व्स देखो कि ऑप्टिक डिस्क चेंजेस हो जाएंगे, ग्लोकोमा को सजेस्ट करेगा। और फिर क्या होगा, विजुअल फील्ड, अब पेशेंट को दिख भी कम रहा है, विजुअल फील्ड डिफेक्ट आएगा सजेस्टिंग ऑफ ग्लोकोमा, तो वो POAG होगा यानी ओपन एंगल ग्लोकोमा। तो ऑप्टिक डिस्क में क्या प्रॉब्लम आएगा, सो दिस इज नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल है, जिसमें न्यूरो रेटिनल रिम हमें बाहर में मिल रहा है और बीच में कप मिल रहा है। एंड देन व्हाट हैपन्स कि कप इज टू डिस्क रेशियो जो होता है, कप बीच वाला हो गया, डिस्क हो गया बाहर वाला, मतलब पूरा हो गया, तो वो नॉर्मली क्या होता है 0.3 से 0.5:1, दिस इज द नॉर्मल ऑप्टिक डिस्क का रेशियो। बट ग्लोकोमा में क्या हो जाता है, न्यूरल टिश्यू जब डाई अप कर जाता है, कब क्या बता रहा है, न्यूरल नर्व बता रहा है, ऑप्टिक नर्व बता रहा है, तो अगर वो न्यूरल टिश्यू जब डाई करने लग जाता है तो कप का साइज इंक्रीज कर जाता है, तो इंक्रीज करता है तो कप एनलार्जमेंट तो पहले हमें देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं कि अंदर का जो येलो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सो कप एनलार्जमेंट। दूसरा इसकी नेजल शिफ्टिंग ऑफ द ब्लड वेसल बीच से होकर कि एकदम साइड में चल गया। और तीसरा हम लोग बायोनेटिंग ऑफ द ब्लड वेसल, यानी बहुत कर्व्स ले रहा है ब्लड वेसल फॉर टर्न अराउंड एंड देन कम आउट, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो तीन चीज़ क्या ऑप्टिक डिस्क में हमें चेंज देखने को मिलेगा, कप का साइज बढ़ गया है, नेजल शिफ्टिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स हो गया, बायोनेटिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स देखने को मिलेगा। ये तो हो गया हमारा ऑप्टिक डिस्क पीछे। अब पेशेंट में क्या देखने में क्या प्रॉब्लम आएगा, तो पेरीमेट्री करेंगे तो पेशेंट का विजुअल फील्ड पता चलेगा। अब विजुअल फील्ड जो होता है ना, इसको हम लोग पेरीमेट्री करके हम लोग प्लॉट करेंगे। फर्स्ट हमें ऑरेंज वाला जो दिख रहा है दैट्स पारासेंट्रल स्कोटोमा, ठीक है, वहाँ पे नहीं दिखेगा। देन उसके बाद पेशेंट को बेजुरम स्कोटोमा, यानी कि उसको हम लोग अक्यूट आर्कवेट स्कोटोमा भी कहते हैं, क्योंकि एक आर्क बना रहा है, उसको बेजुरम स्कोटोमा कहते हैं, और वो पूरा ही ऊपर से नीचे तक पूरा आर्क हो जाए ना, तो उसको हम लोग कहते हैं डबल आर्कवेट स्कोटोमा। पैरासेंट्रल स्कोटोमा जो होता है वो अर्लीस्ट साइन होता है, बट बेजुरम स्कोटोमा जो होता है ना, दैट्स द मोस्ट स्पेसिफिक फील्ड डिफेक्ट बताएगा कि ओपन एंगल है। अब और बचेगा क्या, बीच वाला विजन बचेगा, उसको टनल या ट्यूबुलर विजन कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि विजुअल फील्ड डिफेक्ट ऐसे कैसे होता है, पहले पैरासेंट्रल होगा, फिर सीडल होगा, देन रोइनीज नेजल स्टेप होगा, देन आर्कवेट होगा, देन डबल आर्कवेट होगा, फिर टनल या ट्यूबुलर विजन फाइनली बचेगा। वेरिएंट ऑफ ओपन एंगल क्या क्या हो सकता है, ऑक्यूलर हाइपरटेंशन हो सकता है, इसमें क्या होता है आईओपी बढ़ता है, बट सिर्फ आईओपी बढ़ा है। ऑप्टिक डिस्क इज नॉर्मल एंड पेरीमेट्री यानी विजुअल फील्ड इज ऑल्सो नॉर्मल। दूसरा है नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा, उसमें आईओपी इज नॉर्मल, बट ऑप्टिक डिस्क का पेरीमेट्री जो है उसमें ग्लोकोमेट्रिस चेंज आ गया। इसमें ट्रीटमेंट क्या, पहले मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, फिर लेजर ट्रेबेक्युलोप्लास्टी करेंगे। मेन दिक्कत यहाँ पे ट्रेबेक्युलम में डबल फ्रीक्वेंसी एंटी याग लेजर से करेंगे, देन ट्रेबेक्युलेक्टमी करेंगे, ट्रेबेक्युलोप्लास्टी, देन